हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आई नो द सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है एंड एवरी सेकेंड डे आपका मन नहीं करता होगा पढ़ने का, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए हैं। कब रिशेड्यूल होंगे, कब वो कंडक्ट होंगे, अभी कुछ भी पता नहीं है। बट रिमेंबर वन थिंग फ्रेंड्स, एज सून एज़ ये सब ख़त्म हो जाएगा वैसे ही आपके सारे एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे विद इन अ मंथ। So don't let your preparation hampered by all these factors. Just stay motivated. Take all of it as an opportunity and prepare harder and harder, ताकि जैसे ही एग्ज़ाम्स एक बार स्टार्ट हों आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकें। सो ऑन दिस पॉजिटिव नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक बेसिक आइडिया अबाउट व्हाट द एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट। कैसा पेपर होता है, इसमें कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, और एक रफ सा आइडिया लिया हुआ था इस एग्ज़ाम का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डू रेफर इट, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उस वीडियो से। अब इस वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे। सो एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें कितना पढ़ना है। वो बस पढ़ते जा रहे हैं, कहाँ रुकना है, कितना पढ़ना है, उनको कुछ नहीं पता उन्हें। सो अब एक ऐसा आ चुका है फ्रेंड्स जहाँ पे आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और इनफैक्ट आपको ये ज़्यादा पता होना चाहिए कि आपको क्या छोड़ना है, किस चीज़ से आपको बेनिफिट ज़्यादा नहीं है। तो ऐसी ये बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंडिकेटिव कंप्लीट सिलेबस, कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या आता है, कैसे कितना टाइम रेशियो हमें डिवाइड करना है अपना इन सब्जेक्ट्स में, ये सब हम देखेंगे। फिर हम थोड़ा कंपैरिजन करेंगे कट ऑफ मार्क्स की, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना बढ़ रहा है कट ऑफ, कितना घट रहा है, हमें कितने चाहिए मार्क्स कि हम इस कट ऑफ को क्लियर कर सकें ग्रेड सी ग्रेड डी दोनों के लिए। उसके बाद फाइनली लास्ट में हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तीनों सब्जेक्ट्स के वाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू जनरल अवेयरनेस सेक्शन। फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल सिलेबस है जो मैंने एसएससी की वेबसाइट से लिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले मेंशन है कि इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़। तो नेबरिंग कंट्रीज़ हमारे कौन से हो जाते हैं? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। तो ये हमारे 8 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में हमको एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अभी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन है, उनका नेशनल करेंसी क्या है, उनकी नेशनल कैपिटल क्या है, और ये सब चीज़ें मतलब बहुत ही बेसिक सा आइडिया होना चाहिए। और उसके बाद ये ब्रैकेट में जो ये दिया हुआ है स्पेशली स्पोर्ट्स, ये बहुत ही ज़्यादा मेन है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अभी मैच हुआ है, क्रिकेट है, टेनिस है, बैडमिंटन मैच है, कुछ भी अभी रिसेंटली हुआ है, तो वो कौन इसमें जीता, कौन हारा, वो कहाँ पे हेल्ड हुआ, आपको ये सब पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको नेशनल गेम सारी कंट्रीज़ के पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल भूटान का नेशनल गेम आर्चरी हो गया, बांग्लादेश का कबड्डी हो गया, पाकिस्तान का हॉकी हो गया हमारे यहाँ की तरह। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और फिर कमिंग टू हिस्ट्री पार्ट, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेसिकली तो मॉडर्न ही होता है, लेकिन तीनों ही का आपको थोड़ा सा टाइमलाइन पता होना चाहिए। आपको डेप्थ में नहीं जाना है बिल्कुल भी, थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर और टाइमलाइन बस पढ़ना है। कोई इंपॉर्टेंट वॉर है तो वो कब हुआ, किसके बीच में हुआ, कौन जीता, कौन हारा, मुग़ल कब आए, कब गए, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, वो कब गई, बैटल ऑफ बक्सर कब हुई, बैटल ऑफ प्लासी कब हुई। आपको बस ये थोड़ा सा ऊपर का पता होगा बस खाली। आपको कोई सिविल सर्विसेज का पेपर नहीं देना है, डोंट वरी गाइस, आपको बहुत डेप्थ में बिल्कुल नहीं जाना है। फिर हम आते हैं ज्योग्राफी पार्ट पे। ये थोड़ा सा फैक्ट ओरिएंटेड होता है। इसमें फॉर एग्जांपल पूछते हैं कि ये वाले माउंटेन कहाँ हैं, ग्लेशियर्स कहाँ पे हैं, रिवर्स कौन से कॉन्टिनेंट में है, या पूछ लिया कौन सी कंट्री में है, आपको ये बताना पड़ेगा। और जैसे पूछ लेते हैं कई बार कि कोई भी माउंटेन है तो वो कितने कंट्रीज़ के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट ही हो गया। और ये जो नेबरिंग कंट्रीज़ है इसमें एक चीज़ और बात पूछते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है तो उसके साथ हमारे कौन से स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एसएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, तो ये भी हम लोग, ये सब चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे गाइस, डोंट वरी बिल्कुल भी। फिर कल्चर की बात करें तो कल्चर में बेसिकली डांस ज़्यादा पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस है, गिद्दा कहाँ का डांस है, कलबेली कहाँ का डांस है। तो ये बस खाली 1 और 2 मार्क्स का ही आ जाता है सिर्फ कभी कभी। कमिंग टू पॉलिटी सेक्शन, देखा जाए तो पॉलिटी तो काफ़ी ज़्यादा ही लंबा होता है। इसमें लेजिस्लेटिव होता है पार्ट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेकिन इसमें भी देखिए ब्रैकेट में फ्रेंड्स लिखा हुआ है स्पेशली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वी हैव टू स्टक विद दिस ब्रैकेट पार्ट। आपको सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस करना है कि इसमें कितने शेड्यूल्स हैं, कौन से आर्टिकल्स दिए हुए हैं, हमारा संविधान क्या कहता है,
कब कौन सी सिचुएशन में क्या बोलता है संविधान, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। उसमें भी कोई आपको लॉ नहीं करना है, बस आपको एक रफ सा आइडिया देना है। आपको थोड़ा सा फैक्ट ओरिएंटेड है, ये भी आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा। कौन से आर्टिकल में क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ किस में आता है, और कितने आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी थोड़ी। देन कमिंग टू इकोनॉमिक्स, इसमें तो कुछ भी नहीं आता है ज़्यादा, कभी कभी गलती से एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं सिर्फ, और वो भी बहुत ही बेसिक होते हैं। जैसे जीडीपी के बारे में पूछ लेता है, नेशनल इनकम के हो गया, इसके बारे में पूछ लेते हैं। फिर सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी, कितने सेक्टर्स में डिवाइड है हमारी इकॉनमी, हमारे यहाँ कौन सा फॉलो होता है अप्रोच, ये सब चीज़ें बेसिक पूछते हैं। तो अगर आप एक बार भी थोड़े से नोट्स इसके पढ़ लेंगे तो वो इनफ रहेंगे। फिर कमिंग टू साइंटिफिक रिसर्च पार्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। हर साल एसएससी स्टेनोग्राफर ने एक क्वेश्चन तो इससे पूछा है। फॉर एग्जांपल, टेलीफोन किसने इन्वेंट किया है, जनरेटर किसने इन्वेंट किया है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब के कौन जनक हैं, ये सब चीज़ें बस पूछते हैं। आपको बस ये रटना ही पड़ेगा, इसका कोई और तरीका नहीं है। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइज, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। दीज क्वेश्चंस विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर अ स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि ये साफ साफ कह रहे हैं कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस सब्जेक्ट की, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, तो आप पेपर सॉल्व कर लेंगे। और फ्रेंड्स आप ये भी देखिए कि जनरल अवेयरनेस पार्ट जो है हमारा, ये सिर्फ 50 मार्क्स कवर करता है। अभी भी अगर आप इसमें एक दो सब्जेक्शंस छोड़ भी रहे हैं तो भी आपके पास रीजनिंग पूरा है 50 मार्क्स का, आपके पास इंग्लिश है 100 मार्क्स की। तो अगर आप थोड़ा बहुत, मतलब बहुत नहीं, लेकिन अगर आप जैसे कल्चर छोड़ना चाहें या इकोनॉमिक्स, थोड़ा एक दो सब्जेक्ट अगर आप स्किप करना चाहें ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, तो इट्स ओके, इट्स ऑब्वियसली ओके। सो ये हो गया हमारा जनरल अवेयरनेस सेक्शन। नाउ कमिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। देखिए ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 10+2 लेवल का है, तो इसमें हम कोई भी बहुत टिपिकल हाई लेवल की इंग्लिश नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी इंग्लिश होती है अगर आपने थोड़ा सा भी बेसिक ग्रामर पढ़ रखा है, और ऑब्वियसली सब नहीं पढ़ी होती है 12th तक, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, और बस छोटा छोटा आर्टिकल वगैरह, ये सब तो सबने पढ़ा ही होता है। बस इसी के बेसिस पे आपसे थोड़ा एरर पूछ लेगा, आपसे जम्बल्ड पैराग्राफ करके पूछ लेता है। जम्बल्ड पैराग्राफ भी बहुत कोई टफ नहीं होते हैं, बस वो थोड़े 3-4 वर्ड्स के 3-4 लाइन होती हैं, उसको आपको बस एक मीनिंगफुल सेंटेंस में अरेंज करना होता है। उसके बाद ग्रामर में देखें तो एक्टिव पैसिव ले लेते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत आता है। उससे आप मतलब अगर एक्टिव पैसिव की बात करें तो 10 क्वेश्चन उससे ऑलमोस्ट होते ही होते हैं, या फिर 5 तो रहेंगे ही, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी ऐसे ही आते हैं। तो ये आपका हाई वेटेज होता है एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो ये भी हम सीखेंगे आगे के वीडियोज़ में। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर ये वही हो गया जम्बल्ड पैराग्राफ्स, और रह गया ये सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड वोकैबुलरी। तो एक्चुअली देखिए गाइस, वोकैबुलरी ऐसी चीज़ होती है जो एक दिन में आप नहीं स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ये ऐसे एक दिन वाला कोई काम नहीं है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है कि आप डेली एटलीस्ट 5 वर्ड्स याद करिए, 5 न्यू वर्ड्स याद करिए डेली, और उसको रिवाइज़ करते जाइए। क्या होता है कि आप वोकैबुलरी बार बार पढ़ते हैं, तो उससे आपकी ये सिनोनिम एंटोनिम वाला पार्ट भी आपका बहुत ही अच्छा हो जाता है। आपको मीनिंग्स पता होंगे तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि इसके कौन से सिनोनिम है, इसकी मीनिंग वाले वर्ड्स कौन से हैं, इसके अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स कौन से हैं, तो उससे आपके ये वाले क्वेश्चन भी सही होंगे। और हर पेपर में 5 सिनोनिम और 5 एंटोनिम्स आते ही आते हैं। तो मैं सोच रही हूँ अगले वीडियो से मैं ये वोकैबुलरी वाला सेक्शन शुरू कर दूँगी कि आप जितने वर्ड्स याद करेंगे उतना ही बेहतर है। तो मैं एक काम करूँगी, जितने भी एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए ये वर्ड्स हैं वोकैबुलरी वाले, मैं ये आपको याद कराने की कोशिश करूँगी सबसे पहले, क्योंकि एसएससी की एक आदत है रिपीटेटिव वाली, ये अपने वर्ड्स बहुत रिपीट करते हैं। अपने कोई भी वर्ड्स जो स्टेनो में पूछा है वो सीजीएल में पूछ लेगा, जो सीएचएसएल में पूछा है वो उठा के स्टेनो में पूछ लेगा। तो अगर आप एसएससी ओरिएंटेड वर्ड्स याद करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट। नाउ आवर लास्ट पार्ट, दैट इज़ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो इसमें देखिए सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही आएंगे। इसमें आपके 50 मार्क्स 40 क्वेश्चन होंगे, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही होंगे। एक्चुअली नॉन वर्बल जो होते हैं ये आई गेस मेरे हिसाब से थोड़े आसान होते हैं। वर्बल में अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ्स लगानी पड़ सकती है, बहुत ही माइन्यूट सी, लेकिन ईजी दोनों ही होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे लास्ट में अगर हम देखें तो अरिथमेटिकल रीजनिंग, ये आपका 50% पेपर कवर करता है। इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ जाते हैं, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, और वो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं। एक बार भी आपने पढ़ा है, एक बार भी आपने प्रैक्टिस की हुई है, तो ये बहुत ही ज़्यादा, ये सारे मार्क्स आपके हाथ में हैं। उसके बाद हम देखें तो नॉन वर्बल में फॉर एग्जांपल आपको मिसिंग फिगर दे देगा, आपको कंप्लीट द फिगर दे देगा। और एनालॉगी की बात करें तो एनालॉगी में तो बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि आपको
आपको अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स याद होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, इसी तरह ए टू जेड आपको ऑर्डर में याद होने चाहिए। उसके अलावा आपको रिवर्स ऑर्डर में भी याद होने चाहिए कि अगर एम पूछे आपको पेयर याद होना चाहिए एम। तो ये सब मैं आगे आपको बताऊँगी आगे आने वाली वीडियोज़ में। फिलहाल अभी आप ये याद रखिए कि आपका ये सिलेबस है बहुत, जो कि बहुत ईजी है। राइट, सो कमिंग टू कट ऑफ मार्क्स, ये 2018 की कट ऑफ मार्क्स है। इसमें आप फ्रेंड्स नोटिस करिए कि ग्रेड सी और ग्रेड डी के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जनरल में सिर्फ 4 मार्क्स का गैप है, ओबीसी में 3 मार्क्स का गैप है। इसी तरह एससी एसटी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ही है। और जो जनरल की कट ऑफ थी ग्रेड सी के लिए फॉर एग्जांपल, ये 138 मार्क्स थी। इसका मतलब ये है कि आपको फ्रेंड्स एटलीस्ट 150 to 160 मार्क्स आपको विद एक्यूरेसी करके आने ही होंगे अगर आपको अपना सिलेक्शन वहाँ पे सिक्योर करना है तो। और मेरा सजेशन तो फ्रेंड्स आपको यही है कि अगर आप ओबीसी एससी एसटी किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप अपनी कट ऑफ मत देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ जनरल की कट ऑफ देखिए। आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए। आपके जो मॉक टेस्ट हैं उसमें आपके अप्रॉक्सीमेटली 145-150 मार्क्स आने ही चाहिए। आप इसको टारगेट करके करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, आपका मतलब कन्फर्म हो जाएगा आपका सिलेक्शन एक तरह से। तो ये हो गई मेरी 2018 की कट ऑफ मार्क्स। फ्रेंड्स ये कट ऑफ मार्क्स 2017 की टेबल है। इसमें देखेंगे आप अगर 2018 के कंपैरिजन में तो थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा है, बहुत ही माइन्यूट सी। और इसका सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है कि पेपर थोड़ा सा इजी आया होगा, बहुत ही ज़रा सा। देखिए फ्रेंड्स, ये कट ऑफ मार्क्स अब आगे देखने का कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू इस वजह से देना था कि आप ये जान सकें कि अभी मॉक टेस्ट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने मार्क्स आप गेन कर पा रहे हैं, और अभी एटलीस्ट आपको कितनी और आगे मेहनत करनी पड़ेगी कि आप कम से कम टारगेट आप बना के चलिए कि आपको 150-155 मार्क्स लाने ही लाने हैं, तभी आपका सिलेक्शन जो है वो सिक्योर हो पाएगा। सो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था कट ऑफ मार्क्स 2017 का। सो लास्ट में ये 2016 का मैंने एक और कट ऑफ मार्क्स इवैल्यूएट किया है। इसमें आप देखेंगे तो ग्रेड सी की कट ऑफ काफ़ी कम है 2018 कंपैरिजन में। 2018 में ये कट ऑफ थी 138 और अभी 120 हो गई है घट के। इसका मतलब ये है कि 2016 में हो सकता है थोड़ा सा टफ आया हो पेपर, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, इस वजह से 120 कट ऑफ चली गई। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स आप 150 ही टारगेट लेके चलिए। अगर कम जाती है ज़्यादा जाती है वो सब देखेंगे बाद में। अभी पहले से कोई नहीं बता सकता कि कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। वो टोटली डिपेंड करता है कि आपका पेपर किस लेवल का आया था, डिफ़िकल्ट था या जो भी था। लेकिन आप मान के चलिए मोर और लेस इतना ही रहता है, बस खाली इतना ही जाएगा। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है पेपर ऐसे स्टेनोग्राफर का। सो ये हो गई कट ऑफ मार्क्स की बात। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। एक्चुअली वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, सो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वो वीडियो 1-2 दिन में ही आ जाएगा, उसमें देखेंगे हम कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल इन एनी वे, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।